बहुत दिनों से एक लाइव का सिलसिला बंद था फेसबुक पे, क्योंकि वो पता है मेरी आईडी इतनी ज़्यादा रिपोर्टेड रहती है, ब्लॉक्ड रहती है कि उस पर लाइव को डिसेबल करके रखा हुआ है फेसबुक ने। इसके अलावा बीच में एक दो लाइव सेशन मैंने अपनी दूसरी एक ईमेल आईडी से किया था, मतलब वो यूट्यूब आईडी। बाद में पता चला कि वो चैनल भी हैक हुआ और उसके बाद उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। तो अभी एक फ्रेश दूसरी आईडी से मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। तो कोशिश रहेगी कि अब आपसे रेगुलर एक बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करें, और अगर यूट्यूब इजाज़त देगा तो उसके बाद इस पे भी लाइव शुरू करेंगे, ताकि फिर हम लोग 1-to-1 कमेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें। जो मुझे पहले से फेसबुक पे जानते हैं, तो मैं बहुत सालों से ये कहता आ रहा हूँ कि आगे जा कर के काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और आज जो एक खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल सेशन कॉल किया है पार्लियामेंट का 18 से 22 5 दिन का, और इस 5 दिन में 5 से 10 करीब बैठकें होनी हैं, मतलब एक विशेष सत्र की। और विशेष सत्र एक विशेष परिस्थिति के लिए ही बुलाया जाता है, ये परंपरा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोई भी बिल पास करना है तो विशेष सत्र बुला लिया जाए। कोई विशेष परिस्थिति होती है तो उसमें इसको कॉल किया जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको लेकर के मतलब एक कयास लगा रहे हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी थ्योरी चल रही है वो ये चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की चीज़ को मोदी फ्लोट कर सकते हैं। इस पे आज ही एक खबर आई है कि रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के विषय पर अपनी रिपोर्ट बनाए और सबमिट करे सरकार को कि कैसे इसको लागू किया जा सकता। तो जब आज ही उसकी एक समिति बना दी गई है, तो समिति को समय दिए बिना विशेष सत्र तत्काल 15 दिन के अंदर बुला लेने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कोई अभी विशेष सत्र बुला करके और कुछ किया जाएगा। ऐसी ही बात यूसीसी को लेकर के भी लोग कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचानक से पास करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। इस पे भी एक्चुअली क्या है कि जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन के पास यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने की एक जिम्मेदारी दी जा चुकी है, और लॉ कमीशन के पास एक्चुअली उन्होंने जनता से और बाकी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनकी ओपिनियन मांगी थी यूसीसी को लेकर के, और ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 80 लाख उनके पास रिस्पॉन्सेज आई हुई हैं। और लॉ कमीशन अभी उन रिस्पॉन्सेज को स्टडी करके और उनका इवैल्यूएशन करके और उनको कैसे इसमें लाना है, प्रभावित क्या करना है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें भी करीब करीब आप समझिए कि मिनिमम 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा। 80 लाख काफ़ी बड़ी संख्या होती है। 2-4 लाइन की सिफारिशें भी होती हैं लोगों की, और कई पेज के लोग प्रावधानों की भी चर्चा करते हैं। ये विषय है, तो इसलिए यूसीसी भी मुझे नहीं लगता है कि इसको लाने के लिए कोई विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा तेजी से बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव ये आ रहा है कि आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यूरोप की बहुत सी कंट्रीज जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट मन बना लिया है कि अब इस युद्ध को बंद करके और इससे तौबा कर लेनी है, और रूस के साथ वापस अपने संबंधों को बहाल करना है, अपने व्यापारिक संबंधों को बहाल करना है, तेल और गैस का आयात दोबारा से करना है। जर्मनी के अंदर ये बातचीत शुरू हो गई है कि वो जो गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन उड़ा दी गई थी, उसको दोबारा रिपेयर करके चालू किया जाए। और हंगरी की तरफ से खुल करके अब ये बात कही जाने लगी है कि यूक्रेन किसी भी हालत में अब इस युद्ध को जीत नहीं सकता है, और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास लड़ने के लिए तो अब लोग ही नहीं बचे हैं उनकी सेना के लिए, तो वो कहाँ कैसे लड़ेंगे। इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाने का मतलब है कि यूक्रेन में नेटो देशों को अपनी सेनाएं उतारनी पड़ेंगी, और इसका मतलब होगा कि सीधे सीधे एक तीसरा विश्व युद्ध यूरोप के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि रूस फिर पलट के यूरोप पे हमला करेगा, और फिर रूस को अपना एक जो उनके सहयोगी देश हैं उनकी एक्टिव मिलिट्री पार्टिसिपेशन लाने का एक बहाना मिल जाएगा। इसमें फिर ईरान भी खुल के आ सकता है, नॉर्थ कोरिया भी खुल के आ सकता है, और चाइना भी खुल के आ सकता है। तो ये एक भीषण लड़ाई और यूरोप के सर पे आकर के पड़ जाएगी। तो वहाँ पे अब ये स्थिति बन रही है कि वो इसको बंद करना चाहते हैं। समस्या ये है कि अगर ये लड़ाई बंद होती है तो फिर क्या होगा। अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो पेंटागन है, जो उसकी एक डिफेंस स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म डिफेंस स्ट्रैटेजी है, उसके तहत वो ये मान के चलते हैं कि हमारा मेन जो दुश्मन है, जो टारगेट है, वो चाइना है।
तो हमको अब फोकस चाइना पे करना है। तो ये एक संभावना बन रही है कि धीरे धीरे यूक्रेन से कहानी को बंद करके, और कुछ ऐसी खबरें आई भी हैं कि जिसमें ये रूस को ऑफर दिया गया है कि जो जीती हुई टेरिटरी है वो रूस रख ले और लड़ाई बंद कर दे, और यूक्रेन को ये कहा गया है कि रूस को वो टेरिटरी रख लेने दो, तुमको हम नेटो में ले लेंगे। लेकिन बात अगर वही हो जाएगी कि नेटो में अगर ये आ जाता है यूक्रेन, तो रूस के लिए फिर एक समस्या हो जाएगी। तो वहाँ पे रूस को ये बोला जा रहा है कि ये जीती हुई टेरिटरी जो है बीच में, ये बफर की तरह आप अपने पास रखिए, इसको नेटो में आ जाने दीजिए, नेटो में इनको हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम देख लेंगे। तो इस टाइप का कुछ एक बार्गेनिंग रशिया के साथ चल रही है वेस्ट की। अब अगर ये यहाँ से उठ के चीन के ऊपर फोकस करते हैं तो क्या स्थिति बनती है, तो वो वाली सिचुएशन में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। मुझको जो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी हाल में चाइना ने एक नया नक्शा जारी कर दिया। एक तो इनकी याददाश्त कमज़ोर है या क्या समस्या है कि मतलब, या ये बढ़ता बच्चा टाइप की चीज़ है कि ये हर 5-6 साल में एक नया नक्शा जारी कर देते हैं। अब देशों के तो 2-2, 400 साल से नक्शे नहीं बदले हैं, लेकिन इनके हर 5 साल में बदल जाते हैं। तो इन्होंने फिर एक नक्शा जारी कर दिया, उसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी दिखा दिया और भी कई इलाकों पे दावा ठोक दिया है। ऐसे ही वियतनाम का एरिया और साउथ चाइना सी और ताइवान, पता नहीं क्या क्या सब उसने इंक्लूड कर लिया कि ये सब चाइना है। तो अभी उसका लेकर के काफ़ी विरोध सारे ही देशों ने किया है, भारत ने भी किया है। अब समस्या ये है कि चाइना के साथ हम लोगों की ये समस्या बढ़ती जा रही है। बातचीत एक तरफ हो रही है, चीन एक तरफ ये कहता है कि आइए हम लोग मिलकर के ट्रेड पे बात करें, ट्रेड को बहाल करें, और दूसरी तरफ वो इस टाइप की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कुछ ना कुछ उलझुल हरकतें करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विशेष सत्र जो है, इसका एक मकसद तो ये होगा, जैसा 1994 में मेरे ख्याल से पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पे एक संसद से कश्मीर जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया था सर्वसम्मति से कि ये क्षेत्र जो है ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम इसको हर हालत में कभी न कभी किसी न किसी तरह से वापस लेके रहेंगे। और ये पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज दिया गया था भारत के संविधान की तरफ से, जो भारत के जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से, कि पूरा भारत देश ये संकल्प लेके बैठा हुआ है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को हम अपना हिस्सा बनाएंगे। अब हमको ऐसा लग रहा है कि उसी तर्ज पे चीन के द्वारा ऑक्यूपाई की गई टेरिटरीज के साथ साथ तिब्बत आदि क्षेत्रों को लेकर के भारत की तरफ से संसद से एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश हो सकती है, जिसका कि जो कि एक मेन कारण हो सकता है इस विशेष सत्र का। दूसरा, अचानक आपने देखा होगा कि पिछली 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके चाइना से कांग्रेस के हुए MOU 2008 में आई थिंक हुआ था, उस MOU के बारे में सवाल किया है कि ये क्या है, आप इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। हो सकता है कि सरकार उस MOU से संबंधित कोई जानकारियां जुटा चुकी हो और उनको लेकर के संसद में एक बहस करवा के इस चीज़ पे बहस कराए कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी किसी एक दूसरे देश के साथ अपना निजी समझौता इस तरह का कर सकती है। क्योंकि ये अगर होता है तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। कांग्रेस के ऊपर इसके बड़े खतरनाक असर होंगे। पहली चीज़ तो ये राहुल गांधी जी जो लगातार चीन के बॉर्डर पे या इधर उधर जाते हैं और फिर उसके बाद आकर के चीन के पक्ष में भारत की सरकार और सेना के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वो वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि राहुल जी के चीन से संबंध, चीनियों से जो मुलाकातें हैं, बहुत कुछ है जिसके बारे में डेफिनेटली सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, और बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम लोगों को शायद नहीं भी पता, तो सरकार के पास तो वो जानकारियां भी होंगी। हो सकता है कि वो सारी चीज़ें भी सरकार संसद के पटल पे रख के बहस कराने की कोशिश करे कि क्या राजनीति करने का ये तरीका उचित है, और या किसी राजनीतिक दल को ये इजाज़त है कि वो भारत की संप्रभुता जो सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ जाते हुए किसी विदेशी देश की पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के साथ कोई गुप्त और निजी तौर पे समझौते करके बैठ जाए। और मुझे लग रहा है कि ये एक विषय हो सकता है कि जो चर्चा में लाया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप देखें तो राहुल गांधी फिर लद्दाख गए थे और फिर उन्होंने वही उटपटांग बातें की, और उसके बाद अडानी वाला एक मुद्दा इन्होंने
फिर से उठाया है, जबकि ये मुद्दा 10 साल पहले करीब उठा था। उसके बाद सेबी से लेकर के हर तरफ से जांच हो गई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट तक मेरे ख्याल से मामला लेके गए थे ये लोग, और वहाँ तक से क्लीन चिट मिल गई थी। तो बार बार ये 2-3 विषय क्यों उठाते हैं? अडानी को लेकर के ये लगातार टारगेटिंग क्यों करते हैं? अब अडानी के साथ मैं आपको बता दूं कि अडानी लगातार विदेशों में पोर्ट्स के एक्विजिशन को लेकर के काफ़ी अग्रेसिव है, और वो एक के बाद एक, अभी उन्होंने हाइफा पोर्ट लिया, अभी वो ग्रीस में एक पोर्ट लेने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा भी कई जगहों पे विदेशों में ये पोर्ट्स को एक्वायर कर रहे हैं और पोर्ट्स के बिजनेस में आना चाहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि चाइना के पास मेरे ख्याल से ऑलरेडी दुनिया भर में 100 पोर्ट्स हैं जो चाइनीज़ कंपनीज ऑपरेट करती हैं, और पोर्ट्स का किसी देश की कंपनीज़ के हाथ में होना वो उस देश के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक व्यापारिक पोर्ट है, लेकिन अगर आपकी कंपनी उसको ऑपरेट कर रही है तो वो कभी भी आपके लिए एक मिलिट्री एसेट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। आपके नेवल शिप्स वहाँ जा सकते हैं या वहाँ से सप्लाईज उठा सकते हैं, फ्यूल उठा सकते हैं उस पोर्ट से। इस टाइप की सपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। तो इस लिहाज से अडानी का हाइफा पोर्ट लेना या ग्रीस में नए पोर्ट्स के लिए बातचीत करना, ये चाइना के लिए एक बड़ी इरिटेटिंग सी सिचुएशन है, और वो देखना नहीं चाहते हैं कि अडानी या कोई भी भारतीय कंपनी इस टाइप के काम करे। तो बार बार अडानी के ऊपर टारगेट किया जाता है, तो ये एक देखने वाली बात होगी। और इसलिए, और हर बार इसके चक्कर में क्या होता है कि भारतीय स्टॉक मार्केट में खलबली होती है, शेयर प्राइसेस गिरने लगते हैं, लोगों का, आम जनता का पैसा इरोड हो जाता है। तो राहुल गांधी जी के ये जो रोज़ रोज़ के ड्रामे हैं और ये जो झूठ बोलने की एक टेंडेंसी है कि ये झूठे और फर्जी मामलों को उठाते रहते हैं, तो मुझको ऐसा लग रहा है कि इसको जड़ से बंद करने के लिए सरकार ने अब फैसला किया हो कि इनको अगर हम जेल में या बाकी जगहों पे डाल डूल दें और कुछ कर दें तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। इनके लिए एक विक्टिम कार्ड खेलने वाली स्थिति बन जाएगी। उससे बेहतर है कि एक खुली बहस करके और संसद के पटल पे ऑन रिकॉर्ड हमेशा के लिए ये रख दिया जाए कि इनके क्या क्या काम हैं, क्या क्या कारनामे हैं, और ये देश विदेश में जा कर के भारत के देश के खिलाफ क्या करते रहते हैं, किन लोगों से मिलते रहते हैं। क्योंकि अगर आपको ध्यान ना हो तो पिछले 9-10 सालों में राहुल गांधी जी 260 विदेश यात्रा कर चुके हैं, और ज़्यादातर यात्राओं का कोई विवरण या डिटेल ये मीडिया को भी नहीं रहता है, जबकि ये एक सांसद हैं। लगातार इनको संसद का जो सचिवालय है उसको सूचित करना होता है कि ये किस देश में जा रहे हैं, कितने दिन रहेंगे, और वहाँ अगर वो लोगों से मिल रहे हैं तो किस किस्म के लोगों से मिल रहे हैं और क्या कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का आयोजक कौन है, आदि आदि। जबकि ये आए दिन कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स वगैरह देने के लिए जाते हैं, और बाद में ये खबरें आती हैं कि इनके आयोजक जो हैं वो पाकिस्तान से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। कहीं पे कोई चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पीछे से फंड किया होता है। तो कुल मिलाकर के इनकी मुलाकातें संदिग्ध लोगों से होती हैं। ये जिन कार्यक्रमों में जाते हैं वो संदिग्ध लोगों द्वारा आयोजित होते हैं, और ये जो बातें करते हैं वो शुद्ध भारत विरोधी होती हैं। और इसलिए अब हो सकता है कि इनकी इन सब हरकतों पे एक रोक लगाने के उद्देश्य से एक इस विशेष सत्र में एक प्रस्ताव लाया जाए, जिसमें पहली चीज़ तो चीन के द्वारा ऑक्यूपाई की हुई सारी टेरिटरीज वापस लेने का एक संकल्प पारित किया जाए। अब जब ये बहस होगी तो ये बहस भी रिकॉर्ड में आएगी कि भाई ये जो टेरिटरीज हैं कितने स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब किसके टेन्योर में कब्जा की, और उस समय की तत्कालीन सरकार का, मुख्य प्रधानमंत्री का इन सब चीज़ों पे स्टैंड क्या था। तो एक प्रस्ताव ये आएगा, फिर इसी प्रस्ताव से जुड़ा हुआ दूसरा एक बहस आएगी कि भाई हमारी आज की किस राजनीतिक दल का और किन नेताओं का चाइना के साथ किस टाइप के संबंध हैं। डेफिनेटली भारतीय एजेंसियों ने इनके संबंधों को लेकर के बहुत सारे सबूत और तथ्य इकट्ठा किए होंगे। उन सारे तथ्यों को हो सकता है कि कई सारी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड रख दिया जाए और इनसे उसके बाद जवाब मांगा जाए।
और हर बार जैसा होता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी भाग जाते हैं बहस से, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार इससे भाग पाएंगे। और बाहर निकल के उसके बाद इनकी बात करने की जो एक क्रेडिबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, एक जनता और देश के सामने एक चाइना को लेकर के भारत सरकार का एक क्लियर स्टैंड सामने आ जाएगा, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार को ये समझ में आने लगा है कि चाइना के साथ अब सीधा सीधा एक टकराव लिया जा सकता है, क्योंकि अब अमेरिका और बाकी के सारे देश भी जो हैं वो चाइना के काफ़ी हद तक दबाव में हैं। चाइना उनके ऊपर एक मानसिक और इकोनॉमिक हर तरह का वॉर गेम टाइप का खेलता जा रहा है। तो ऐसे में उनको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब चाइना के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत के लिए भी अपना स्टैंड को आज की डेट में क्लियर कर देना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ये हमारी टेरिटरीज़ हैं और हमें जब जैसे मौका मिलेगा हम इसको वापस लेंगे, जैसा हमने पाकिस्तान के लिए बोल के रखा हुआ है। क्योंकि आज हमारे लिए पाकिस्तान कोई थ्रेट बचा नहीं है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट टूट के ख़त्म होने की कगार पे खड़ा हुआ देश है। तो अब हमको अपना फोकस चाइना पे करना है, क्योंकि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान तो आज ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि वो संकल्प जो संसद से पास हुआ था वो बिना किसी लड़ाई या युद्ध के भी होने के आसार दिखने लगे हैं। तो वो एक चीज़ है। तो इन मामलों को लेकर के मैंने सोचा कि आपसे आज बातचीत का सिलसिला वापस शुरू करूं। और अभी ये पहला वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके बाद जब हम लोग कल परसों नरसों इसको शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो सब्सिक्वेंटली एक एक टॉपिक, जैसे चाइना की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, रशिया की क्या पोजीशन है, अमेरिका की क्या पोजीशन है, इन चीज़ों पे हम लोग और डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते जाएंगे। बाकी जैसा मैं लगातार लिखता आ रहा हूँ, ये एक बहुत ही उथल पुथल भरा टाइम रहने वाला है। अगले 5 सालों में आप वो सब देख लेंगे जो कि अमूमन दुनिया में 50 साल में होता है। तो वो सब बहुत तेज़ी से 5 साल में होगा। किसी दिन मैं आपको बैठूंगा और उसकी लिस्ट बना करके बता दूंगा कि अगले 5 सालों में क्या क्या होगा और उसके दुनिया पे क्या असर होंगे। मतलब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं उसके एनालिसिस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि संभावनाएं यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दें। नमस्कार। जय श्री राम।